हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लास्ट एप्लीकेशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस का कुछ कैलकुलेशन देख रहे थे। जैसे कि स्पेक्ट्रल लाइंस का फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करें, स्पेक्ट्रल लाइंस का एनर्जी कैसे ज्ञात करें, स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ और वेव नंबर कैसे ज्ञात करें, उनके बारे में हम लोग जो है सो प्रीवियस वीडियो में चर्चा की। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन कि वह कौन कौन से त्रुटियां हैं जिनके बारे में बोर्ड्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखते हैं। पहला है, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी थ्री डायमेंशनल, 3D यहाँ पर मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम। नील्स बोर जो थे अपने एटॉमिक मॉडल में एटम का 2 डायमेंशनल मॉडल को एक्सप्लेन करने में समर्थ है, लेकिन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताने में असमर्थ है। अगर ध्यान होगा आप लोग को, जब बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का हम एप्लीकेशन एजम्पशंस लिख रहे थे, सारे पॉइंट्स लिख रहे थे, तो उसमें कहीं भी 3D मॉडल का बात नहीं आया था। अगर बताया हुआ रहता उसमें जरूर से लिखा हुआ रहता कि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में 3 डायमेंशनल एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर वेव नेचर क्या है समझते हैं कि कोई भी पार्टिकल, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वह प्रोटॉन हो, चाहे वह न्यूट्रॉन हो, कोई भी सबस्टांस जो है दो तरह के नेचर को शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है सो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के बारे में तो बता पाया, लेकिन वेव नेचर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि बाद में जाकर हम लोग वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के कुछ वीडियो के बाद पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर देखेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन के सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में एक्सप्लेन कर पाए। अब सवाल उठता है कि सर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या अंतर है? तो वेव नेचर में हम लोग जो है वेवलेंथ ज्ञात करते हैं, वेव नंबर ज्ञात करते हैं, जबकि पार्टिकल नेचर में हम लोग जो है उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वेव नेचर में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद तीसरा जो लिमिटेशन है, इट डज नॉट गिव द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, वह ऑर्बिट किससे मिलके बनता है ना। तो उसी में हम लोग जानेंगे कि ऑर्बिट जो मिलके बनता है उसमें जो सबसे छोटा भाग होता है उसी को ऑर्बिटल कहते हैं, और उसी में जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रहते हैं, उसी में ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन ऑर्बिटल के बारे में बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुछ नहीं बता पाया, सिर्फ वो ऑर्बिट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसको ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद अगला जो है, इट कुड नॉट गिव द थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2। अगर ध्यान होगा आप लोग को, जब हम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बता रहे थे तो उसमें एक पॉइंट लिखे हुए थे कि जो है सो इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, जिसके कारण से एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न करता है, जो कि बराबर होता है mvr इज इक्वल टू nh/2। तो mvr इज इक्वल टू nh/2 किस तरह से उसको निकाला गया या फॉर्मूला कैसे आया, इसके बारे में कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ जो है सो नहीं दिया गया बोर्ड्स के द्वारा। सिंपली बता दिया गया कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है nh/2। उसके बाद अगला जो लिमिटेशन है वह है, इट इज अगेंस्ट का मतलब विरोध होता है। इट इज अगेंस्ट के जगह पर ऑपोजिट भी बोल सकते, उसका एंटी भी बोल सकते। इट इज अगेंस्ट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि यह जो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, वह जो यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यह सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि यह सिद्धांत क्या होता है। तो इस प्रिंसिपल में जो भी बताया गया, इसका जस्ट ऑपोजिट है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके, उसके बाद जो छठा इसका लिमिटेशन है वह है, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, भले लिमिटेशन है लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि
स्टार इफेक्ट कब होता है या तो जीमन इफेक्ट कब होता है, इसको समझ लेते हैं, इसको समझते हैं। हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होते हैं। जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को सपोज कर रहे हैं कि यह क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस है, जब स्पेक्ट्रल लाइंस को यह सब सपोज कर रहे हैं पॉजिटिव इंड है और यह सपोज कर रहे हैं नेगेटिव इंड। पॉजिटिव और नेगेटिव इंड कहां रहता है, इलेक्ट्रिक करंट में जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंड रहता है। तो जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक करंट से पास करवाया जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग इलेक्ट्रिक करंट, जब पढ़ोगे एक चैप्टर है 12 में इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, और जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया जाता है तो यह जो है सो और भी छोटे छोटे स्पेक्ट्रल लाइंस में टूट जाते हैं। जैसे कि यह जो यहाँ पर 5 स्पेक्ट्रल लाइंस है, यह जो है सो और भी महीन स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट को जो है सो स्टार इफेक्ट कहा जाता है। स्टार एक साइंटिस्ट है जो इस प्रभाव के बारे में बताया, इसीलिए इस प्रभाव को स्टार इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर से व्हाट इज स्टार इफेक्ट, क्या होता है स्टार इफेक्ट, जब स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो एक सेंटेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया जाता है, यह स्पेक्ट्रल लाइंस और भी महीन स्पेक्ट्रल लाइंस में टूट जाते हैं, और इसी इफेक्ट को स्टार इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाएंगे तो स्टार इफेक्ट करवाएंगे, स्टार इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। और यही अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से ना पास करवाकर अगर हम लोग पास करवाते मैग्नेट से, किसी भी मैग्नेट से, अब मैग्नेट से क्या उत्पन्न होता है, तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इसी स्पेक्ट्रल लाइंस को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाए तो टूट गया स्पेक्ट्रल लाइंस, कहलाया स्टार इफेक्ट। इसी स्पेक्ट्रल लाइंस को जब मैग्नेटिक फील्ड से भी पास करवाते हैं तो यह भी जो है सो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और भी स्पेक्ट्रल लाइंस। और इस इफेक्ट को जो है सो ऑब्जर्व किया गया था जीमन के द्वारा, इसलिए इसको जीमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको किस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो जीमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोनों का मतलब समझ गए, व्हाट इज स्टार इफेक्ट एंड व्हाट इज जीमन इफेक्ट। कि द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, या स्पेक्ट्रल लाइंस का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार इफेक्ट। कि स्पेक्ट्रल लाइंस का टूटना जब हम लोग पास करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, कहलाएगा स्टार इफेक्ट। और पुनः इसका डेफिनेशन क्या होगा, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when it is passing through magnetic field it is called जीमन इफेक्ट। तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाते हैं वह टूट जाता है, और इसी प्रभाव को जीमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान में रखोगे, एग्जाम में 1 नंबर पूछा भी जाता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस का टूटना इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस का टूटना मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहलाता है। ओके, उसके बाद आखिरी इसका जो लिमिटेशन है और 7वां लिमिटेशन है, यह क्या कहता है कि it does not explain the spectra of multi electron atoms। यह हम लोग देख चुके हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं कि हम लोग जो है सो स्पेक्ट्रम सिर्फ किसका पढ़े थे, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स और आयंस का ही स्पेक्ट्रम के बारे में बोर्ड्स ने बताया, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स और आयंस का स्पेक्ट्रम बताने में क्या असमर्थ। यही इसका जो आखिरी लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम का प्लूरल वर्ड है स्पेक्ट्रा, जो कि इसका नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो मल्टी का मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स और आयंस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में समर्थ है। तो यह था हम लोग का बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का आखिरी टॉपिक, जो कि इसका लिमिटेशन था। अगले वीडियोस हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़े और उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन किए और फॉर्मूलाज जो लिखे थे, उसका हम लोग अगले 2-3 वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे डील करेंगे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स रहता है। ओके।